Good morning, everybody. Today, I'm going to say something related to syntax. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट पर चर्चा किया था और उसी से आगे कुछ जो इसके फैक्ट्स हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ इसके सेंटेंस के साथ साथ उसके एग्जाम्पल पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले अपने उन सभी स्टूडेंट्स से और जो यूट्यूबर जो इसको आप देख रहे हो, मैं उन सभी से, जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हो या फिर जो बोर्ड लेवल में ही हो, तो आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि एक हिंदी कोर्स के साथ कि आप जब कोई काम करते हो तो निराशा हाथ लगती है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है और लास्ट तक आपको लगे रहना होगा। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, है ना। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जैसा चाहेंगे और वैसा ही सब चीज हो जाए, तब तो फिर किसी को संघर्ष ही न करना पड़े। और फिर इस कोटेशन को कैसे कहेंगे कि स्ट्रगल इज द सेकंड नेम ऑफ लाइफ, संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। तो कुछ अपने इस कोर्स के साथ, है ना, कि कैसे हर तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है, हिम्मत रख, इरादे मत बदल, किस्मत किसी रोज बदल सकती है। कहने का मतलब लाइफ अगर है तो उसके साथ आपको कई सारे विघ्न ऑब्स्टेकल्स भी मिलेंगे। अब इनके साथ जो है ऑब्स्टेकल्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। आपको बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि कई बार आपको एक नया संदेश, एक मैसेज देने के लिए आती है कि आप इस तरह से चलो तो आपको अपना गोल प्राप्त होगा, यानी आप जो टारगेट लेके चल रहे हो उसको आप अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ऑब्स्टेकल्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं, तो आपको इससे निराश नहीं होना है और निरंतर प्रयास करते रहना होगा, यानी कैरी ऑन, सक्सेस विल कम एट लास्ट, यानी लगे रहो, सफलताएं आपको मिलेगी। विनी आपको कुछ शब्द के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे का कंसेप्ट हम लेते हैं। तो जो आपका आज कुछ कंसेप्ट है और इस चैप्टर को इसलिए आप सही से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में सिंटैक्स अर्थात इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पर जाना जाता है और इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आपको रहेगा। और खास करके विदाउट एक्शन नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे तो बिना एक्शन के आप नहीं बना सकते। इसीलिए और ये हमारा वर्ब का, यानी इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिसाइडर ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होगा, ये हमारा डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, और कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उस रूल्स को कौन बताएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात हमारा सिंटैक्स। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले भी हमने कुछ बोला था, इसके संदर्भ में एक आता है, जैसे कि सिंटैक्स के बारे में है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लेगा ही, सीधी सी बात है, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा ही। लेकिन एक ऐसा भी कंसेप्ट है आपका जो कि इसको सेपरेटली मैं यहां रख रहा हूं, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए, मान लीजिए आपके फ्रेंड है या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनके प्रति एक अच्छी भावना रखते हो। मान लो आप कहते हो कि वो लंबी उम्र जिए, है ना, तो आप सामने वाले को कह सकते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग। तो कहने का इस तरह का जो सेंटेंस हुआ, जो आप किसी के बारे में सोचते हैं शुभ चिंतक होने के नाते, तो इस केस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब तो लेता है, लेकिन इस केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। अब देखिए, इस तरह का कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं लिखूं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड
ब्लेस यू, यानी कि ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, या इसके बहुत सारे और भी मीनिंग होते हैं कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे, या ईश्वर आपको हर तरह से चंगा रखे, अच्छा रखे। मे गॉड ब्लेस यू। अब इस केस में ये जो मे है, एक प्रकार से हम इसको मॉडल एग्रीकल्चर के रूप में पढ़ते हैं कि इसके डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं, लेकिन इस केस में अगर मे का प्रयोग हम ना भी करें तो भी अर्थ यानी मीनिंग स्पष्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये एक यूनिक कंसेप्ट है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा लेकिन वर्ब प्लूरल रहेगा। इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी के बारे में आपको करना होगा तो वहां आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ इस तरह का कंसेप्ट आपको आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एडजेक्टिव है और उसके पहले अगर आर्टिकल लग जाए, जैसे इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर मैं यहां दो ए ब्लैक एंड व्हाइट कॉ रेटिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहां ध्यान देंगे कि आपको रूल ये कहता है कि अगर दो इस तरह से एडजेक्टिव ये ब्लैक एंड व्हाइट को अगर मैं यहां पर इस तरह से नाउन को हमने एक साथ रखा है, अगर यहां पर यही ए ब्लैक का या मान लीजिए ब्लैक एंड ए, या ध्यान देंगे ये जो है इस पॉइंट पर अगर आर्टिकल रिपीट हो जाता है तो उससे दो अलग अलग नाउन का बोध होता है, और जब दो अलग अलग नाउन का बोध होगा तो उस केस में वर्ब प्लूरल तो होना ही है। तो कहने का मतलब कि अगर दो एडजेक्टिव इस प्रकार से एंड से जुड़े हों और उस केस में हम एक ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे उसके साथ जुड़े हुए एक सिंगल नाउन का बोध होता है और उस केस में आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन अगर इस तरह के केस में आपको दोबारा से एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए इस पॉइंट पर, तो इससे ये बोध होता है कि दो अलग अलग नाउन का, अर्थात ए ब्लैक एंड व्हाइट का, तो यहां पर इस केस में इस पॉइंट पर जो होगा ये आपको इज हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हम लिखते हैं ए ब्लैक एंड ए, यहां पर लिखते हैं कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट का, तो उस केस में दो अलग अलग रंग की गाय के बारे में बात हो रही है और वहां पर वर्ब प्लूरल हो जाएगा, अर्थात आर। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, जब हम किसी दो इस तरह से पद की बात करते हैं, पद क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मान लीजिए स्कूल है तो प्रिंसिपल है, टीचर है। इस केस में अगर मैं कहूं कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, क्लियर, या द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, कुछ इस तरह से, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दो अगर डिफरेंट पद हैं, पोस्ट है, और उस केस में अगर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम फर्स्ट के साथ ही सिर्फ करते हैं तो उससे बोध होता है कि एक ही व्यक्ति हैं जो दो पद को धारण किए हुए हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझेंगे, यदि मैं लिखूं कि द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट, द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट डैश present in this meeting अब देखिए यहां पर द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट से मीनिंग होता है कि अगर दो पद इस तरह से एंड से जुड़े हों और उस केस में पहले वाले पद के साथ ही सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो आप हमेशा उससे ये समझेंगे कि एक ही व्यक्ति है और वो दोनों पद को देख रहा है।
कहने का मतलब वो दोनों पद का अधिकारी है। कहने का यहाँ जो व्यक्ति हैं मैजिस्ट्रेट वही कलेक्टर भी हैं और वो इस मीटिंग में उपस्थित हैं। अगर यही चीज द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट, अगर यहाँ पर फिर से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम कर दें, उससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा, यानी कि दो पद है तो दो अलग अलग व्यक्ति भी हैं, और उस केस में यहां पर आप वर्ब प्लूरल लेंगे। तो अगर इसको ऐसे समझिए कंसेप्ट को कि दो इस तरह से पोस्ट अगर दिया जाए एंड के साथ, उसको हम जोड़ते हुए बोलते हैं, और अगर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ है, इससे मीनिंग होता है सिंगुलर का, यानी एक ही व्यक्ति है जो दोनों पद को देख रहा है। तो उस केस में जब एक व्यक्ति होगा तो यहाँ वर्ब सिंगुलर रखेंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग व्यक्ति को दिखाना है तो दोनों पदों के साथ हमको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, और उस केस में यहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज सभी जो यूनिक कुछ कंसेप्ट है जिसमें आपको कंफ्यूजन रहती है, उन सभी को एक एक करके हम क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंपली अगर आप बोलते हो कि माय पेरेंट्स डैश प्रेजेंट हियर, तो उस केस में ध्यान रखेंगे वर्ड के आधार पर आपका वर्ब चेंज होगा, क्योंकि वर्ड के मीनिंग क्या था। तो मीनिंग यहां यह कहता है कि अगर सिंपली आप पेरेंट बोलते हो विदाउट एस, तो इट मीन्स कि ओनली फादर और मदर। लेकिन अगर बोलते हैं पेरेंट्स, तो उस केस में मीनिंग हो जाता है मदर एंड फादर दोनों। कहने का अर्थ कि बहुत सारे इस तरह के केसेस आएंगे जो जिसको हम बोलते हैं फैमिली रिलेटेड या फैमिलियरली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स, है ना। जैसे कि उसके साथ अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, जैसे एग्जांपल के रूप में देखिएगा, अगर हम यहां कहते हैं कि his father and mother dash present in this, मान लीजिए इन दिस कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी प्रोग्राम हो या इन दिस पार्टी, कोई भी इस तरह का केसेस अगर दिया जाए। अब देखिए यहां पर कि फैमिली एक्सप्रेस इस तरह का केसेस अगर दिया जाता है आपको, तो इससे क्लियर होता है उसके पिताजी और माँ, यानी कि फादर एंड मदर दोनों की अगर बात होगी तो दो व्यक्ति का बोध है, तो यहाँ पर तो आप प्लूरल लगाएंगे ही वर्ब। लेकिन इस तरह का आपको समझना है कि अगर हम एंड से जुड़े हुए वैसे वर्ड्स पर बात करते हैं जिससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अगर मैं कहूं हिज अंकल एंड गार्जियन, ध्यान देंगे हिज अंकल, है ना, एंड गार्जियन, हिज अंकल एंड गार्जियन, ठीक है। गार्जियन डैश, मान लीजिए डैश एब्सेंट, है ना, एब्सेंट हियर, यहां अनुपस्थित है। कहने का मतलब अगर इस तरह का दिया जाए, अब देखिए हम ध्यान से देखेंगे हिज अंकल एंड गार्जियन। अब इससे ये होता है कि जो उसके अंकल हैं वही उसके गार्जियन भी हैं। तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो यहां पर आप सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी केस में अगर हम इस पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म को, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव को अगर यहां डबल कर दें, यानी कि
ये हिज अंकल एंड और यहां पर कर दें हिज गार्जियन। अब इससे क्या होता है, उसके अंकल और उसके गार्जियन अलग है, अंकल अलग है, यानी कि दो अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में इस तरह से एंड से अगर जुड़ जाए तो उस केस में दो अलग व्यक्ति का, दो अलग अलग पर्सन का बोध कराएगा और उस केस में वर्ब आपका सिंगुलर नहीं होके प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये तो आपका हो गया एक अलग कंसेप्ट, तो इसको अलग तरीके से समझते हुए कंसेप्ट क्लियर रखिए और प्रैक्टिस में करते रहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आपको इस तरह के कंसेप्ट पे सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको एग्जाम में तुरंत पता चल जाएगा कि एरर कहाँ है, या अगर मिस्टेक होगा तो वो आपको तुरंत दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक दो कंसेप्ट और लेते हैं। जब इस तरह से दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़ जाए, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़ जाता है तो उस केस में हम वर्ब प्लूरल रखते हैं। अनकाउंटेबल का मीनिंग होता है हमारे ये मटेरियल फॉर्म में है। मटेरियल फॉर्म में क्या हो सकता है, मटेरियल फॉर्म में अगर हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि वाटर एंड कुछ भी दो मिल्क ले लेते हैं, या फिर कुछ भी इस तरह का, जैसे कि अनकाउंटेबल फॉर्म में मिल्क एंड हनी है ना, या फिर मटेरियल के रूप में ले लेते हैं कि जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है ना, या कोई भी इस तरह से दो अनकाउंटेबल फॉर्म में नाउन दिया है और उन दोनों को एंड से जोड़ दिया जाए तो वहां पर वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी उससे दो अलग अलग मटेरियल, दो अलग अलग नाउन का बोध होगा। तो उस केस में कभी भी आप उसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, और अगर इस तरह का सेंटेंस लेते हैं कि ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, यानी कि जल और जो पानी है, जल और ऑयल और वाटर, यानी कि तेल और पानी, इन दोनों का मिश्रण नहीं होता। अर्थात जब उसको आप मिक्स करते हैं तो वो कभी मिक्स नहीं हो सकता, उस पर आपको दिखेगा वो ऊपर से उसका अलग हो जाता है और वाटर आपका अलग। कहने का मतलब कि दो अनकाउंटेबल यानी यूनियन केस का नाउन अगर एंड से जुड़ जाए तो उस केस में आप जो है वर्ब प्लूरल लेंगे। तो यहाँ सवाल है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में अगर चार ऑप्शन दिया जाए, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, नन ऑफ दीज, कुछ भी इस तरह से, तो वहां पर ये देखेंगे कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देखेंगे कि दोनों यूनियन केस में है और एंड से जुड़ा है तो वर्ब प्लूरल होगा, और वहां पर डजंट नहीं करके यहां पर आपको डोंट, ध्यान रखिएगा, डू नॉट मिक्स। अब एक साथ नहीं मिलते हैं, टुगेदर, डू नॉट मिक्स एक साथ, ओनली मिक्स यानी एक साथ नहीं मिलते। क्लियर? कहने का मतलब कि एक साथ नहीं मिल सकते हैं तो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, है ना। फिर एक इस तरह का जो कंसेप्चुअल होगा उसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी केस में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि अगर दो इस प्रकार से नाउन है वो एंड से जुड़ा है, लेकिन उस दोनों के साथ या किसी पर्टिकुलर खास एक ही के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव केस का प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव केस का वर्ड अगर आ जाए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव केस का प्रोनाउन इस तरह से होता है, जैसे मान लो हम कहते हैं ईच बॉय, तो वहां पर बॉय दिखाएगा एडजेक्टिव फॉर्म में ईच, यानी प्रति शब्द का जिक्र कर रहा है और उस नाउन के बारे में बता रहा है लड़का, यानी प्रत्येक लड़का। तो इस केस में अगर हम सिंपली इस तरह से देखते हैं कि दो नाउन है और इस तरह से लिखा जाए, है ना, आगे के लिए, और उसके पहले ईच का प्रयोग हो जाए। ईच में होता है प्रति, डिस्ट्रीब्यूशन केस के प्रोनाउन में आप इसको पढ़ेंगे ईच बॉय एंड, और यहां पर दे देते हैं कि गर्ल डैश अ मोबाइल, इस तरह से आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो क्या करेंगे इसको, डैश मोबाइल। अब इसी में मान लो एट प्रेजेंट रख सकते हैं, वर्तमान में
प्रत्येक लड़का और लड़की के पास एक मोबाइल है। अब इसको समझेंगे। इस तरह का केसेस में तीन तरह से आपको सवाल दिया जाएगा, ईच बॉय एंड गर्ल, या फिर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या फिर ईच बॉय एंड गर्ल, इस तरह से जो है अभी दिया जाएगा। तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे कि हर एक परिस्थिति में आपका ये जो वर्ब वाला फॉर्म होगा ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो ईच बॉय एंड गर्ल या ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज ए मोबाइल। क्लियर? ये इस तरह का कंसेप्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक दो कंसेप्ट और ले लेते हैं आज का, जैसे कि एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। जो कुछ पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी इस तरह का अगर कंसेप्ट आपको मिलता है कि कोई भी एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अगर किया जाए तो वो आपको प्लूरल नाउन के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब प्लूरल नाउन हमारा होगा तो उससे हम वर्ब प्लूरल ही लगाएंगे, ना कि सिंगुलर। अब इस तरह के केसेस आपको दिए जाएंगे। अब आते हैं कि अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन हो। इंडेफिनिट केस होता है कि मैं ये न कहूं कि 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति इस जगह हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि इतने व्यक्ति हैं। लेकिन मैं कहूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, इस तरह का, तो यहां पर ईच से प्रति का, लेकिन अगर कहते हैं एवरीबॉडी, प्रति, वहां भी होता है प्रत्येक के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के पास। तो एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, या एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन में से कुछ भी इस तरह का दिया जाए तो उससे जिक्र होता है प्रत्येक का। और इस केस में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करें नहीं। यानी अगर हम कहें कि सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है, तो एवरीबॉडी डैश वाइज, तो वहां पर ईच का प्रयोग करेंगे। इसी केस में जैसे कि मैं एवरीबॉडी या समबडी, नोबडी, कुछ भी इस तरह का रहे, या फिर आपको समवन, समबडी, है ना, समवन, समबडी, इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा वन से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड तो सेम सेंस के साथ प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। क्लियर? अब आते हैं कि कुछ एक टर्म इस प्रकार से भी होता है कि जब हम उसको थिंग से रिलेटेड हो, जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग, तो उससे किसी चीज का बोध होता है। तो चीज कितने ये क्लियर नहीं है, इसीलिए इस केस में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। अगर मैं कहूं कि इस दुकान में हर एक चीज उपलब्ध है, तो आप कहना होगा आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस शॉप। तो वहां पर प्रत्येक चीज का मीनिंग कितना इससे क्लियर नहीं है, हमेशा वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति, हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है, अगर इसको कहना पड़े तब कैसे कहेंगे? एवरीथिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंट, अपना महत्व होता है, यानी प्रत्येक चीज का अपना महत्व होता है। इसी केस में जैसे कि एक कंसेप्ट लेते हुए कि एवरीबॉडी से जुड़ा हुआ आपको यहां पर कुछ भी रहे, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, ध्यान रखें। और यहां पर इस तरह से अगर देखते हैं कि एवरीबॉडी शुड डू डैश ड्यूटी ऑन ए स्ट्रीट, इस तरह का ऑर्डर दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो ड्यूटी है, यानी कर्तव्य, जो कार्य है ना, उसको ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। या यहाँ पर एवरीबॉडी शुड डू डैश वर्क ऑन ए स्ट्रीट। तो उस केस में एक चीज देखेंगे कि ये तो आप जान रहे हैं कि एवरीबॉडी के साथ हमेशा, यानी प्रत्येक इंडेफिनिट केस के प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इस केस में अगर पोजीशन की बात हम करते हैं कि अपना कार्य, अपना कर्तव्य, तो उस अपना शब्द के लिए ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा कंसेप्ट है यहाँ पर कि आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज के बदले में क्या देंगे आप। तो इस चीज के बदले में आप मन ही मन ये कंसीडर करेंगे कि कोई एक व्यक्ति, प्रति शब्द का ऐसे भी मीनिंग होता है प्रति, यानी एक से, तो प्रत्येक का बोध कराने के बावजूद भी ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है।
और इसको हम कंसीडर करेंगे मन ही मन ही शब्द से, यानी कि एक व्यक्ति के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही, और ही का पॉजिटिव केस हमेशा क्या होता है, तो ही होता है। यानी कि एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी या हिज वर्क, जो भी रहेगा ऑनेस्टली, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ आज के हम समझते हैं कि कंसेप्ट जो आपको आज जो भी हम यहाँ बताए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको ध्यान रखते हुए इसमें अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप डॉट के अपना डॉट भेज सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अदर कंसेप्ट के साथ पुनः आपसे मिलते हैं और इसी के साथ क्लास को कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।